रीना और विवेक आज बहुत खुश थे। और हो भी क्यों ना, वर्षों पुरानी उनकी एक अतृप्त इच्छा आज पूर्ण हो गई थी। इस बड़े से शहर के व्यस्ततम इलाके में इतने कम पैसों में उन्हें एक बड़ा सा मकान जो मिला था। चलो, कम से कम मकान मालिक के रोज रोज की किचकिच से मुक्ति मिल गई थी उन्हें। गृह प्रवेश के बाद उन लोगों ने धीरे धीरे सारा सामान जमाना शुरू कर दिया था और आज से फाइनली शिफ्ट हो गए थे अपने इस नए नवेले आशियाने में। चलो, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य पूर्ण हुआ। बड़ी शांति है यहाँ पे। विवेक ने डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे रीना को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ वो तो है, लेकिन इस चक्कर में अपनी सारी जमा पूंजी निकल गई। वो तो होता ही है भगवान, बड़े काम होने में इतनी परेशानी तो आती ही है। हमारा कमरा वो किचन के पास वाला होगा और पीछे वाला कमरा अखिल का, विवेक ने बड़े इत्मीनान से कहा। लेकिन उसे कहां पता था कि परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी प्रारंभ हुई है। और ये जो शांति है वो तो तूफान के आने का संकेत है। अखिल विवेक का 7 साल का बेटा था जो इस साल तीसरी क्लास में था। रात के बस 10 बज गए थे और सारे अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। पहली रात बहुत ही सुकून से बीती। अखिल अपने स्कूल के लिए तैयार था और विवेक अपने ऑफिस के लिए। सुनो जी, अखिल को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चले जाना, रीना ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हाँ छोड़ दूंगा और शाम को लेता भी आऊंगा। अब जब तक ये स्कूल बस नहीं आती तब तक का डेली का ये ड्रामा रहेगा, विवेक ने चिल्लाते हुए कहा। अखिल जल्दी आओ बेटा, लेट हो रहे हैं हम। फिर थोड़ी देर में दोनों निकल गए अपने रोज के भागदौड़ भरी जिंदगी में। घर में अकेली बच गई केवल रीना। किचन में काम करते करते अचानक उसे घुंघरूओं की आवाज सुनाई पड़ी और फिर बंद भी हो गई। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम होगा। वो दोबारा अपने काम में लग गई, लेकिन फिर वही आवाज। इस बार उसने आवाज कहां से आ रही है ये जानने के लिए उस आवाज के वो पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद देखा तो वो बाथरूम में थी और अब आवाज बंद हो चुकी थी। उसके बाद उस पूरे दिन फिर कोई हरकत नहीं हुई। शाम तक विवेक और अखिल भी वापस आ गए थे, लेकिन रीना दिन भर इस उधेड़-बुन में फंसी रही कि आखिर वो था क्या। हालांकि उसने ये बात विवेक को अभी तक नहीं बताई थी। सोचा कि दिन भर के थके हुए हैं, फुर्सत पाके बात करेंगे। रात को खाना खा के अखिल अपने कमरे में सोने के लिए गया और रीना और विवेक अपने कमरे में। आज एक बहुत ही अनोखी घटना हुई। क्या हुआ, भूत देखा क्या तुमने? विवेक ने रीना की बात बीच में काटते हुए हंसते हंसते कहा कि तभी अखिल के चीखने की आवाज आई और दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ भागते हुए अखिल के कमरे में पहुंच गए। रीना गिरते गिरते बची थी। वहां देखा तो अखिल अपने कमरे में अपने बिस्तर पर चुपचाप आराम से सो रहा था। क्या था ये? अखिल तो सो रहा है, फिर वो चिल्लाने की आवाज। विवेक ने अखिल को देखते हुए कहा, शायद वहम होगा। लेकिन दोनों को एक साथ? रीना ने तुरंत कहा। विवेक बिल्कुल शून्य हो गया था। कई बार होता है ऐसा कि 2 या कई लोगों को एक साथ वहम हो जाता है, उसने रीना को दिलासा देते हुए कहा, जबकि खुद भी वो अंदर से घबराया हुआ था। फिर दोनों अपने कमरे में वापस आ गए। बहुत देर तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। दोनों की आंखों से नींद गायब थी। लेकिन कब तक? दिन भर के थके हारे थे दोनों, सो ही गए। रात को करीब 2 बजे रीना की नींद अचानक से खुल गई, जैसे किसी ने उसे जगाया हो। फिर से उसे वही घुंघरू की आवाज सुनाई दी। वो उठी और उस आवाज के पीछे चल पड़ी। उस आवाज के पीछे पीछे वो दोबारा बाथरूम में ही आ गई और वहां उसे एक 28-30 साल की लड़की दुल्हन के पोशाक में दिखी। उसे देखकर रीना जोर से चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी उसे विवेक की आवाज सुनाई दी, रीना, यहां क्या कर रही हो इतनी रात को? विवेक
वहां कोई है, देखो उधर, रीना ने घबराते हुए कहा। कहाँ रीना, कोई नहीं है वहां। तुम बहुत डर गई हो, इसीलिए तुम्हें यह सब लग रहा है। लेकिन विवेक, इससे पहले कि रीना कुछ कहती, विवेक ने उसे वापस ले जाते हुए कहा, चलो यार, कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत रात हो चुकी है। उस रात रीना सो नहीं पाई और दूसरे ही दिन सुबह जल्दी उसने अपनी बहन राखी को फोन किया और सारा कुछ बता दिया। राखी ने उसे ढाढ़स दिया कि वो बटुक महाराज से जितनी जल्दी हो सकता है बात करेगी और इस समस्या का समाधान ढूंढ के बताएगी। विवेक और अखिल जा चुके थे और रीना अपने काम में लगी ही थी कि फिर वही घुंघरू की आवाज। उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई थी। इससे पहले कि वो कुछ सोचती और कहती, उसे ऐसा लगा कि ये आवाज उसी की तरफ आ रही है और थोड़ी देर बाद उसे लगा कि शायद कोई उसके पीछे है। उसने बड़ी हिम्मत की और पलट के देखा तो कोई नहीं था। जान में जान आई उसके, लेकिन जैसे ही सामने की तरफ शीशे में देखा, वही औरत जिसे उसने कल रात देखा था और साथ में एक आदमी दूल्हे के भेष में था। अगले ही पल वो घर के मेन डोर से बाहर थी और गली में जाकर बेहोश हो चुकी थी। आसपास के लोगों ने और पड़ोसियों ने उसे उठाया और घर में वापस ले आए। बिस्तर पे लिटाया, पानी की छींटें मारी तो उसे होश आया। डर से कांप रही थी रीना और अगले ही पल फिर से बेहोश हो गई। पास के मिश्रा जी ने विवेक को फोन करके बताया। जब तक विवेक घर पे आता, रीना को बहुत जोर का बुखार आ चुका था। डॉक्टर ने पहले ही देखकर सारी दवाइयां दे दी थी। सारे लोग जा चुके थे। जितनी मुंह उतनी बातें। आज खाना बनाने की ड्यूटी विवेक की थी। तब तक अखिल भी स्कूल से वापस आ चुका था और अपनी मां के पास बैठा था। रीना की आंखें खुली जो अखिल को देख रही थी। अखिल को ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। आज उसे अपनी मां को देखकर डर लग रहा था। रीना की आंखें सुर्ख लाल थीं। अचानक से उसने अखिल को देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, कोई नहीं बचेगा, क्यों आए हो तुम यहां? अखिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो रोते हुए और भागते हुए किचन में विवेक के पास गया और उसने सारा कुछ विवेक को बता दिया। विवेक जब तक रीना के पास जाने की सोचता, तब तक रीना उसके पास पहुंच चुकी थी। उसके मुंह से अभी भी वो आवाज बार बार आ रही थी, कोई नहीं बचेगा, क्यों आए हो तुम यहां? कोई नहीं बचेगा, क्यों आए हो तुम यहां? रीना, क्या हो क्या गया है तुम्हें? होश में आओ, विवेक ने चीखते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे रीना एक गहरे सपने में से उठी हो और विवेक को एक बेबस नजर से देखा और बोली, विवेक बचा लो मुझे, बचा लो मुझे इन लोगों से। किन लोगों से रीना? रीना इससे पहले कि कुछ बोलती वो फिर से बेहोश हो चुकी थी और विवेक ने उसे गिरने से पहले ही रोक लिया था। अखिल दरवाजे के पीछे डर से छिपकर यह सब देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी मम्मी को हुआ क्या है। अभी विवेक ने रीना को उसके बिस्तर में लिटाया ही था कि उसके मोबाइल पे राखी का फोन आया। काफी देर से रीना का फोन लगा रही हूं, उसका नंबर नॉट रीचेबल है, कहां है वो? उधर से राखी की आवाज आई। अगले ही पल विवेक ने पूरी स्टोरी राखी को बयां कर दी। आज सुबह इस बारे में मेरी बात रीना से हुई थी और मैंने इसके बारे में बटुक महाराज से बात कर ली थी। हम लोग निकल ही चुके हैं और कल सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। बस आज की रात आप संभाल लीजिएगा, कुछ अनहोनी ना हो जाए, राखी ने कहा। विवेक की हालत ऐसी थी कि कांटों तो खून ना निकले। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन कैसे संभालेगा उसे खुद नहीं पता था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, वैसे वैसे डर का साया गहराता जा रहा था। अखिल वहीं अपने पापा के पैर पे सर रखकर सो गया था। बीच बीच में रीना को होश आता और वो वही बातें करने लगती, कोई नहीं बचेगा, क्यों आए हो तुम यहां? रात के 11 बजे होंगे कि विवेक को घुंघरू की आवाज सुनाई दी। अंदर से हिल सा गया था विवेक। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया उसने कि तभी टीवी के पास रखा फ्लावर पॉट गिर गया। अखिल की नींद खुल गई थी और उसने कस के अपने पापा को पकड़ रखा था। फिर टीवी का रिमोट जमीन पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे किसी ने उसे कुचल दिया हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। धड़ाड़ की आवाज से दरवाजा बंद हुआ
और टीवी स्टार्ट हो गया। थोड़ी ही देर में विवेक को दो साए, एक महिला और एक पुरुष, दोनों ही दुल्हन और दूल्हे के वेश में दिखाई देने लगे। अब तो हर जगह वही दिखाई दे रहे थे। विवेक ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। अगले ही पल रीना का शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जैसे कोई उसे जोर जोर से हिला रहा हो। सामने का बल्ब धड़ाम से फूट गया। रात के 3 बज गए थे और धीरे धीरे ये सारी घटनाएं कम होना शुरू हो गई थी। सुबह के 5 बज गए थे और सब कुछ शांत हो गया था। सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे बहुत बड़ा तूफान आया हो। लेकिन विवेक ने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं रोका। शायद यही उसके और उसके परिवार की संजीवनी थी। 6:30 बजे दरवाजे पे दस्तक हुई। विवेक दौड़ते हुए गेट तक पहुंचा, जैसे कि वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। बटुक महाराज ने घर को देखते ही कहा कि इस घर में कुछ बुरी आत्माओं का साया है और इसे जल्दी से ठीक करना होगा, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद घर में पूजा और हवन शुरू हो जाता है और रीना को बटुक महाराज के सामने बिठाया जाता है। कौन हो तुम और इस औरत को क्यों परेशान कर रही हो? बटुक महाराज ने लगभग गरजते हुए कहा। कोई नहीं बचेगा, क्यों आए हो तुम यहां? रीना धीरे धीरे बुदबुदाते हुए बोली। बटुक महाराज ने अपने हाथ में लिए छड़ी से रीना को मारा और रीना जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगी। मैंने पूछा कौन हो तुम और इस औरत को क्यों परेशान कर रही हो? बटुक महाराज ने अपनी बात को दोहराया। मैं नहीं, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। क्यों आया हो मेरे घर में? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? बटुक महाराज ने पूछा। मैं रुखसार हूं और ये मेरा घर है। और कौन है तुम्हारे साथ? इस बार रीना ने कुछ नहीं कहा। बटुक महाराज ने फिर से छड़ी से मारा। मेरे शौहर कासिम। क्या चाहती हो तुम? बदला। किससे? उस्मान से। कौन उस्मान? मेरा बाप था साला। अगले ही पल विवेक को वो कहानी याद आ गई जिसे उसने मन घड़न मानकर इग्नोर कर दिया था। ये घर पहले उस्मान का ही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसने ये घर खाली कर दिया और कहीं और चला गया। लोगों का कहना था कि उस्मान अपनी बेटी की शादी कहीं और कराना चाहता था और उसकी बेटी कहीं और। रातों रात उसकी बेटी और उसका प्रेमी दोनों गायब हो गए। पूछने पर उस्मान ने कहा कि वो दोनों का निकाह उसने कर दिया और कसम दी है कि फिर वो कभी इस शहर में नहीं आएंगे। उसके बाद कई लोग इस मकान में आए, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। शायद किसी आत्मा का साया है इस घर पे, ऐसा उसने सुना था कई लोगों से ये घर खरीदने से पहले। इन बातों को कोरी कल्पना मान के उसने इग्नोर कर दिया था, जो आज उसके लिए मुसीबत बन गई थी। अचानक बटुक महाराज की आवाज आई। उसने क्या किया तेरे साथ? उसने मुझे और मेरे शौहर को मार दिया, इसी घर में गुसल खाने में दफना दिया। और ये कहकर रीना रोने लगी। विवेक ने बटुक महाराज के कान में कुछ धीरे से कहा, लेकिन उस्मान तो कब का मर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसे मैं मारूंगी, वो ऐसे नहीं मर सकता। रीना ने कांपते हुए कहा। जो मर गया है उसे कैसे मारेगी तू? दफन कर दे इस बात को। नहीं कर सकती। फिर ऐसे ही भटको। अचानक से रीना की आवाज बंद हो गई। हमें आजाद कर दो। एक मर्द की आवाज निकली रीना के गले से और फिर रीना बेहोश हो गई। बटुक महाराज ने नींबू और कुछ अन्य सामान की मदद से ये जान लिया कि उनकी लाशें कहाँ हैं और कुछ अन्य लोगों को साथ लेके उस दीवार को तोड़ना शुरू किया। आधी दीवार टूटने के बाद उन्हें 2 नर कंकाल मिले, जिसे उन्होंने कुछ लोकल मुस्लिम लोगों को साथ लेके उसे वहां के कब्रिस्तान में पूरे विधि विधान से दफनाया। अब धीरे धीरे रीना की तबीयत भी ठीक होना शुरू हो गई थी। 2 दिन बाद जब सारे लोग घर के लॉन में बैठे थे, तब बटुक महाराज ने रीना की जन्म कुंडली देखते हुए कहा, वो रात बहुत भारी थी। तुमने सही किया जो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, नहीं तो उस अनिष्ट से कोई नहीं रोक सकता था। उस दिन के बाद से वो साए फिर कभी नहीं दिखे। 5 साल हो गए इस बात को। विवेक, रीना और अखिल तीनों हंसी खुशी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।
Please subscribe to my Dada Studies. Like and share also. Thank you.